हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिव लॉन्ग वेल्थ। मेरा नाम आदित्य सिंह है और आज हम देखेंगे सेबी का वो सर्कुलर जिसकी मार्केट में काफ़ी चर्चा है। काफ़ी लोग कुछ बातें कर रहे हैं कि इस वजह से ऑप्शन बायर्स को फ़ायदा होगा, सेलर्स को फ़ायदा होगा। कुछ लोग का कहना है कि एफएनओ ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगी। तो हम पूरे सर्कुलर को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं, उससे बायर्स और सेलर्स पे क्या फ़ायदा या घाटा हो सकता है और हमारी ट्रेडिंग पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये सर्कुलर जो आया, मेजर्स टू स्ट्रेंथन इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव फ्रेमवर्क। इसका मतलब कि जो हमारा इंडेक्स डेरिवेटिव का अभी फ्रेमवर्क है उसको चेंज करने के लिए सेबी ने ये सर्कुलर लाया है। ये देखा जा रहा था, अभी सेबी ने रिसेंटली एक अपने स्टडी में बताया कि 93% के आसपास जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं। वो लॉस 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है और वो लॉस रिटेलर्स का है। इंस्टीट्यूट्स तो पैसा कमा रहे हैं, तो सेबी को ये चाहिए कि जो रिटेलर्स है, जो थोड़े पैसे के साथ रिटेलर्स आके गैम्बलिंग बिहेवियर शो करते हैं, उससे रिटेलर्स बचें और जो सीरियस ट्रेडर्स हैं उनको फ़ायदा हो। अब इसमें सेबी ने कंसल्टेशन पेपर लाया था, 2-3 महीने पहले कंसल्टेशन पेपर आया था। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ, सारे पार्टीज़ की सेबी ने सुनी और उसके बाद लगभग जो सर्कुलर देख के लग रहा है कि काफ़ी बातें उस कंसल्टेशन पेपर में जैसी लिखी थी वैसी मान ली गई हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है, इस सर्कुलर का सबसे पहला पॉइंट है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फॉर ऑप्शन बायर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑप्शन बायर की है क्योंकि वो थीटा डीके की वजह से काफ़ी लॉस करता है और क्योंकि मार्जिन बहुत कम होता है तो पोजीशन साइजिंग पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करते हैं और पूरा पैसा लगा के उसी दिन पैसे को डबल या ट्रिपल करने के ट्राई करते हैं। आपने देखा होगा हीरो जीरो ट्रेड एक टर्म काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है जिसमें शायद बहुत सारे लोग गैम्बलिंग बिहेवियर की तरह जाते हैं कि 10 से 15 हज़ार लगाया और आज के आज ही लाख हो गया और 90-95% टाइम तो पैसा लॉस होता है उनका। तो उसको रोकने के लिए सेबी ने ये ट्राई किया है कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फॉर ऑप्शन बायर। अब ऐसा इसका बहुत असर एग्जिस्टिंग बड़े ब्रोकर्स पे नहीं होने वाला है क्योंकि वो तो अपफ्रंट कलेक्शन कर ही रहे थे। इनका कहने का मतलब है कि ऐसा समझो कि अगर मान लीजिए कोई हमारा ऑप्शन प्रीमियम है 50 रुपीज़ का और अगर हमारा लॉट साइज है लेट्स सपोज 25 का, तो ये 1250 रुपये हुए। ठीक है, अब ये 1250 रुपये का कितना हो गया, एक लॉट। 1250 रुपये को अगर हमने 10 लॉट लिया तो ये हो गया 12,500। ओके, तो अगर हम 10 लॉट लेते हैं तो हमें कायदे से 12,500 रुपये लगने चाहिए। लेकिन कुछ ब्रोकर, क्योंकि आपको पता है 900 से ज़्यादा ब्रोकर्स हैं, तो कुछ ब्रोकर्स ऐसा करते थे कि वो इंट्राडे के लिए अलाउ कर देते थे कि आपके पास अगर थोड़ा पैसा है तो भी आप इसको कर सकें, जिसकी वजह से ऑलरेडी ये लिवरेज्ड है। ये ऑप्शन जो है ये ऑलरेडी लिवरेज्ड है। कुछ ब्रोकर ट्राई करते थे कि इसको और लिवरेजिंग कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ऑल्दो जो अच्छे ब्रोकर्स हैं, जो आपने जो देश के टॉप ब्रोकर्स हैं जीरोधा एंजल, उन्होंने ये प्रैक्टिस बंद कर दी थी, बट कुछ ब्रोकर्स ये 12,500 का कलेक्शन भी ना करते हुए थोड़े कम करते थे। तो उसके लिए नियम है कि अब से अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम होगा फॉर बायर्स। अभी ऐसा लग रहा है, देखिए सर्कुलर में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी कंफ्यूजिंग स्टेट पे हैं। आगे आने वाले और सर्कुलर्स आएंगे तो थोड़ी सी क्लियरिटी होगी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो प्रीमियम बनता है वही ऑप्शन बायर्स को देना होगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इससे भी ज़्यादा देना होगा। मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर हम प्रीमियम ले रहे हैं 50 रुपीज़ का जो प्रीमियम हम ले रहे हैं, एट द एंड वो जीरो होगा, इतना ही मेरा रिस्क है, ये निगेटिव तो होगा नहीं। तो मेरा रिस्क 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं 12,500 रुपये लगा रहा हूँ 10 लॉट्स में, तो मैक्सिमम मेरा रिस्क ही 12,500 रुपये का है, उससे 1 रुपये ज़्यादा भी नहीं है। तो इसमें ज़्यादा लेने का मतलब तो बनता नहीं है। हो सकता है कि ऑप्शन बायर्स को डिमोटिवेट करने के लिए बाद में ऐसा कुछ हो, बट अभी हमें ऐसा लगता है कि 1250 रुपये एक लॉट का जो मैक्सिमम प्रीमियम होता है आप उतना दो, ताकि अगर वो जीरो भी हो जाए तो बायर उससे ब्रोकर को बेसिकली कोई लॉस ना हो। तो ये तो हमारा अपफ्रंट प्रीमियम ऑफ ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्पेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे पे बहुत सारे लोग क्या करते थे कि जैसे मान लो कि इस वीक की एक्सपायरी का ऑप्शन उन्होंने सेल किया, मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए वो अगले वीक के ऑप्शन को बाई कर लेते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि थीटा डीके जो होता है वो इस वीक में बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैंने 50 रुपये का ऑप्शन सेल किया है तो ये शाम तक जीरो हो जाएगा। तो अगर मैंने 50 का ऑप्शन सेल किया है तो ये शाम तक जीरो होगा, मेरे को पूरे 50 रुपये मिल जाएंगे। सामने से अगर मैं इसी एक्सपायरी का ऑप्शन को बाई करूँगा एज अ हेज,
तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि उसका भी थीटा डी के होगा और वो जीरो हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग मार्जिन बेनिफिट को लेने के लिए अगले हफ्ते को ऑप्शन को बाई करते थे, वो एक्सपायरी डे पे हटा दिया गया है। तो इसका मतलब अब आप कैलेंडर स्प्रेड नहीं कर पाओगे। ऑल्दो ये बहुत सारे लोग नहीं करते, जनरली लोग इस वीक के ऑप्शन को सेल करके इसी वीक को हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट कुछ लोग अगले हफ्ते का ऑप्शन सेल कर बाई करते थे हेजिंग के लिए, ताकि उनको थीटा डीके का बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो और उससे उन्हें मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाए। मतलब अगर 1 लाख रुपये का हमने मार्जिन लगना था, अगर हमने अगले हफ्ते का ऑप्शन बाई कर लिया तो वो 40 से 50 हज़ार होगा, तो मार्जिन बेनिफिट हटा दिया गया है। तो ये आप नहीं कर पाएंगे। अब इससे भी हमारे रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा घाटा नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत कम ऐसे लोग थे जो ये काम करते थे। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ होगी रिटेलर्स को वो भी देखेंगे आगे। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस लिमिट। अब इसका क्या मतलब है, आपको पता होगा कि कोई भी एक स्ट्राइक होती है ना, उस स्ट्राइक पे जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो कोई भी ब्रोकर 15% से ज़्यादा नहीं रख सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि 100 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं 25,000 के कॉल ऑप्शन में, तो एक ब्रोकर 15 से ज़्यादा ओपन नहीं कर सकता। ये इसलिए किया जाता है ताकि मान लीजिए किसी दिन कोई ब्रोकर डिफ़ॉल्ट कर गया या ग्लिच आ गया तो बहुत सारे लोग फंस ना जाए। जैसे मान लीजिए जीरोधा के नहीं वो सारे 100 कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो, जीरोधा ही नहीं चला, तो फिर ऑप्शन के जो दूसरे साइड बंदा है बायर या सेलर, वो कैसे एग्जिट करेगा, क्योंकि सारे बायर तो ग्लिच में फंसे हैं, सेलर तो एग्जिट नहीं कर पाएगा, या सारे सेलर ग्लिच में फंसे हैं, बायर तो एग्जिट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए, इसको चेक करने के लिए सेबी का एक नियम है कि कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक लिमिटेड नंबर तक ही कोई एक ब्रोकर अपनी पोजीशन बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार सेबी में लिख के आता है कि एक आउट ऑफ मनी ऑप्शन आपको बेचना अलाउड नहीं है या खरीदना अलाउड नहीं है। तो ये इस वजह से था। अब इसकी जो लिमिटेशन होती थी वो जनरली चेक होती थी इंट्राडे। अब इंट्राडे के बाद चेक होती थी, डे एंड होने के बाद चेक होती थी। अब इसको हमने इंट्राडे कर दिया, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि ब्रोकर को उसी समय पोजीशंस पे नज़र रखनी पड़ेगी और कोई भी तरह की जो नियम है कि चलो इंट्राडे कर लेते हैं और एंड ऑफ द डे तो सब सेटलमेंट हो जाएगा, सेबी तो आखिरी में आएगा देखने, तो इससे बात खत्म हो गई। अब 4 बार देखा जाएगा, तो अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया है, ब्रोकर ने ज़्यादा पोजीशंस बनाना अलाउ कर दिया है, तो वो पकड़ा जाएगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये एक अच्छा नियम है। तो इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी, 4 बार पोजीशंस को मॉनिटर किया जाएगा। अब जहाँ पे हमारा काम मेन शुरू होता है वो है ये वाला नियम, जिसमें है कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। इसमें आपने देखा होगा कि जो हम जनरली जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइज करते थे पहले, वो 5 लाख का मिनिमम लिमिट थी। 5 लाख के लिए मिनिमम लिमिट का कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमारा निफ्टी है 25,000 का, ठीक है, अगर हमारा निफ्टी है 25,000 का, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज आपने देखा होगा कि कितना है, 25, जो कि है 5 लाख से ज़्यादा। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज हमारी 5 लाख होनी चाहिए। ये पहले नियम था। इसको बढ़ा के अब कर दिया गया है 15 लाख। तो पहले क्या नियम था कि जो हमारा प्रीमियम है, आप उसको लॉट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, यह होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। सो अब हम देखेंगे वो नियम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइज होता क्या है, पहले कितना था और अब कितना हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट साइज जो होता है वो होता है जो अपना अंडरलाइन एसेट की जो भी वैल्यू चल रही है। सो लेट सपोज निफ्टी की वैल्यू चल रही है 25,000। सो जो हमारा मार्केट प्राइस है, बेसिकली उस इंडेक्स का मार्केट प्राइस है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लॉट साइज से, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, मार्केट प्राइस जो चल रही है, जैसे निफ्टी की 25,000 है, तो अगर हम 25,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं लमसम ले रहा हूँ 25,800 है, बट 25,000 को राउंड ऑफ करके चलते हैं। 25,000 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसकी लॉट साइज हुई, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज आ जाएगा, जो कि लमसम इस समय 6 लाख रुपए के आसपास आपका आएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है ना, इसका पहले
5 लाख रुपए तक का मिनिमम वैल्यू होता था, 6 से 7 लाख 8 लाख तक जाता था। और उसके बाद जैसे ही आप देखोगे कि निफ्टी, जैसे आपने पहले 20,000 देखा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट साइज कुछ था, 25,000 पे था, लॉट साइज कम हो गया। तो जब इंडेक्स का प्राइस बढ़ जाता था तो लॉट साइज कम कर देते थे। और ये मेंटेन कैसे होता था कि 5 लाख से नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसको बढ़ा के सेबी ने कर दिया है कितना, 15 लाख। सब कॉन्ट्रैक्ट साइज की जो मिनिमम वैल्यू है वो सेबी ने बढ़ा के 15 लाख कर दी है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो हमारा लॉट साइज है ना वो कहीं पे डबल और कहीं पे ट्रिपल हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो अब 15 लाख हमारी क्या है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। निफ्टी की वैल्यू कितनी है, 25,000। सो 15 लाख डिवाइडेड बाई 25,000 कितना आता है, लमसम 60। सो अब निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज होगा वो 60 होगा, पहले 25 था, ठीक है। ऐसा समझिए कि बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 15 लाख मिनिमम हो गया, 15 लाख मिनिमम हो गया। इसको अगर हम डिवाइड कर दें, बैंक निफ्टी लेट सपोज अभी मानते हैं कि 50,000 का है, तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो हो गया 30 हो गया। मार्केट में बहुत स्पेकुलेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज ट्रिपल भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, लमसम डबल से ट्रिपल के बीच में होगा। जहाँ तक मेरे को लगता है 60 होगा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 30 हो जाएगा। तो ये तो लॉट साइज हो गई। अब इससे हमारे लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो, और रिटेलर्स का यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। और इसमें एक इशू भी है। क्या इशू है वो, कि जो एक लॉट के साथ ट्रेड करने आता था, जो एक लॉट से ट्रेड करने आता था, अब उसको मिनिमम वो लॉट साइज बढ़ गई तो प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसा समझिए कि कोई ऑप्शन प्रीमियम 100 रुपये का है, ठीक है, कोई ऑप्शन प्रीमियम 100 रुपये का है, तो अभी तक तो निफ्टी की लॉट साइज 25 थी, तो इसका मतलब 2500 रुपीज़ अगर उसके पास हैं तो वो एक लॉट में ट्रेड कर सकता है। अब उसको कितना लगेगा, 100 का ऑप्शन प्रीमियम है, अब उसको 60 लगेगा, तो उसके पास एटलीस्ट 6000 होने चाहिए। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि एंट्री बैरियर बढ़ गया, करेक्ट। इससे एंट्री बैरियर बढ़ गया, इसका मतलब वो आदमी जिसके पास 2500, 3000, 4000 रुपये का था वो ये प्रीमियम ट्रेड नहीं कर पाएगा। घाटा क्या हुआ, घाटा ये हुआ कि ये आदमी जो 100 रुपये का प्रीमियम लेता था वो 50 रुपये का प्रीमियम लेगा, और 60 × 50 आप करेंगे तो लमसम 2500 आ जाएगा। अब उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी और कम हो गई। पहले वो एट द मनी लेता था, शायद उसका व्यू सही हुआ तो वो इन द मनी होता था और उसको पैसे मिल जाते थे। वैसे ही ऑप्शन बायर्स का 80% टाइम लॉस होता है। इससे उनके लॉसेज और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो उसके पास 3000 है वो ट्रेड तो करेगा ही, वो 100 की जगह 50 का प्रीमियम लेगा, और क्योंकि वो ज़्यादा आउट ऑफ मनी प्रीमियम लेगा उसकी वजह से उसके घाटे होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। इससे बहुत कम लोगों को, मतलब ऐसे लोग जिनके पास 10,000 से भी कम है, उनको, उसमें से भी वो लोग शायद बाहर जाएंगे जो कि ट्रेड करना छोड़ दें या इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो जाएं। बट जो गैम्बलिंग माइंडसेट से आ रहा है और जिसका ये सोचना था कि 100 रुपये का ऑप्शन 500 होगा, वो चाहेगा चलो कुछ नहीं 50 रुपये का ऑप्शन 250 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इफ समबडी इज कमिंग फॉर गैम्बलिंग ही विल गैम्बल। सो मेरे हिसाब से इसमें यही दिक्कत आएगी कि लोगों ने चीपर प्रीमियम खरीदने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। ऑप्शन सेलर पे बहुत ज़्यादा फर्क इससे नहीं पड़ने वाला, बट फिलहाल इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे लॉट साइज पे इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो उससे हमारा जो ऑप्शन बाइंग का जो टोटल प्रीमियम था उस पर अंतर पड़ जाएगा। जो पहले 25 से मल्टीप्लाई करते थे हम प्रीमियम को तो एक लॉट के लिए हमारा मार्जिन निकलते आता, वो अब लगभग 2.5 to 3 टाइम्स हो जाएगा। बट एक चीज़ इसमें और देखने वाली है कि जिन्होंने ज़्यादा लॉट्स में ट्रेड करने थे उनको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो किसी ने 50,000 रुपये पूरे इन्वेस्ट करने हैं किसी प्रीमियम पे, तो लॉट साइज ही तो बड़ा है, क्वांटिटी तो सेम है। जैसे मान लीजिए 25 का जब लॉट साइज था वो 10 लेता था तो 2500 क्वांटिटी आती थी। अभी वो क्या करेगा, 60 के लॉट साइज पे लमसम 40 क्वांटिटी लेगा, 40 लॉट लेगा। तो लॉट साइज कम हुई है, टोटल क्वांटिटी सेम है, तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो 50 लॉट, 100 लॉट या 20 लॉट पे काम करते थे। अब वो लॉट कम लेंगे बट क्वांटिटी तो सेम रहेगी। बट घाटा उसका हो गया जो कि एक लॉट पे काम करता था, अब वो या तो छोड़ेगा तो फ़ायदा है इस नियम का, दूर जाके प्रीमियम लेगा तो फिर और ज़्यादा लॉस करने के चांसेस होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव का ये मतलब हुआ। अब बात करते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट। यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ है जिसको हमने समझना पड़ेगा कि आप देखो बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, उन बहुत सारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सबकी अलग अलग एक्सपायरी हो गई थी।
बैंक निफ्टी का एक दिन, सेंसेक्स का एक दिन, बैंकेक्स का एक दिन, मिड कैप निफ्टी का एक दिन, फिर निफ्टी का एक दिन। और बहुत सारे ट्रेडर्स उसमें गैम्बलिंग बिहेवियर शो करने लगे थे कि रोज़ वो एक्सपायरी पे हीरो जीरो करते थे और इसकी वजह से ही घाटा बढ़ा। तो इसके लिए ये सबसे बड़ा नियम है और इससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने के आसार हैं बाज़ार पे, क्योंकि इससे क्या हुआ कि अब बोला है सेबी ने एनएसई और बीएसई को कि आप एक एक्सपायरी चूज़ कर लो जो आप मंथली करोगे और बाकी आपके आप एक एक्सपायरी चूज़ कर लो जो वीकली करोगे, बाकी आपकी मंथली होगी। जैसे मान लो एनएसई के पास निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, तो आप इनमें से एक चूज़ कर लो और हमें लगता है वो जनरली बैंक निफ्टी होगा, क्योंकि जब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शंस का शुरुआत होता तब भी उन्होंने बैंक निफ्टी लाया था। बैंक निफ्टी वॉलेटाइल ज़्यादा है, प्रीमियम्स वहाँ अच्छे हैं, ऑप्शन सेलर्स को वहाँ ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है और अल्टीमेटली वॉल्यूम भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी का है। तो एनएसई जो है वो अपना सबसे बड़ा वॉल्यूम वाला इंडेक्स को तो जाने नहीं देगा, क्योंकि इससे एनएसई का भी घाटा है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि बैंक निफ्टी को चूज़ किया जाएगा वीकली एक्सपायरी के लिए और बाकी सारे एक्सपायरीज जो होंगी वो मंथली होंगी। अब ये चीज़ एनएसई और बीएसई दोनों को करना है, तो बीएसई के पास भी बैंकेक्स है और सेंसेक्स है, इनमें से वो जिसमें भी ज़्यादा वॉल्यूम होगा या उनको जो भी सही लगेगा उनमें से वो एक चूज़ कर लेंगे और ये हर वीक एक्सपायर होंगे। बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मंथली एक्सपायर होंगे। तो इससे उन सारे एल्गो ट्रेडर्स को भी अपनी स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, जो कि रोज़ एक्सपायरी पे काम करते थे। बहुत सारे स्ट्रैडल सेलर्स थे जो कि रोज़ जिसे बोलें एट द मनी सेल करके स्ट्रैडल बनाते थे और अगर डे साइडवेज जाता था तो उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता था और ये काम रोज़ हो जाता था, करेक्ट। तो उन सबको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, स्पेशली इसमें एल्गो ट्रेडर्स को ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और जीरोधा और बहुत सारे ब्रोकर्स का वॉल्यूम भी इससे काफ़ी ज़्यादा कम होगा। वॉल्यूम तो कम होना ही है, क्योंकि जहां लोग 150 ऑर्डर डेली डालते थे एक्सपायरी पे, अब वो घट के बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो हुआ है इससे सबसे ज़्यादा चेंज आने की वो है इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। तो इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज मतलब कि थोड़ा सा बढ़ाया गया है ऑप्शन का मार्जिन। अब इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज का पहले बात हो रही थी कि 5% बढ़ाया जाएगा, फिर 3% बढ़ाना की बात हुई, तो फाइनली सेबी ने 2% बढ़ाया है। 2% बढ़ाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे टोटल कॉन्ट्रैक्ट का साइज है, तो लेट सपोज ऑप्शन सेलर है, तो पहले ऑप्शन सेलर को 1 लाख रुपए के मार्जिन पे अगर आप काम कर लेते थे, जो कि 10% माना जाता था, अब वो 10% बढ़ के 12% हो गया। तो इसका मतलब अब आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज का 2% ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जहाँ पे आप 1 लाख देते थे वहाँ पे आपको 1.2 लाख देना पड़ेगा। अब इससे किसका फ़ायदा किसका घाटा है? ऑप्शन सेलर्स का, उन ऑप्शन सेलर्स का घाटा है जो कि सिर्फ एक लॉट में काम करता था, उसको शायद 1 लाख की जगह 1,20,000 देना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, रिटर्न्स ऑन प्रीमियम, रिटर्न्स ऑन द कैपिटल थोड़ा सा कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपके पास 1 करोड़ है और आप 1 लाख के हिसाब से 100 लॉट में काम करते थे, अब आपको 1,20,000 के हिसाब से थोड़ा कम क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिटर्न भी कम आएगा। बट इससे बहुत ज़्यादा फर्क उनको नहीं पड़ेगा जो बड़े ट्रेडर्स हैं, क्योंकि जो बड़ा ट्रेडर होता है ना, वो कभी भी अपना फुल कैपिटल यूटिलाइज ही नहीं करता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो कैपिटल साइड में रखता है, अब उसको थोड़ा सा अपनी यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर मान लो मार्केट में काफ़ी ऊपर नीचे आता है तो इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाएगा। सिर्फ इतना ही अंतर आएगा। बट उन सारे ट्रेडर्स का जो 10 लाख 20 लाख के ऊपर ट्रेड करते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई आदमी 1 लॉट से ट्रेड करता था ऑप्शन सेलिंग करके, उसको थोड़ा 20-25% ज़्यादा देना पड़ेगा, बस इतना ही अंतर है। तो ये रही इसकी बात। अब हम करते हैं अगला गाइडलाइन देखते हैं। दिस मेजर शैल बी, सबके डेट्स भी दी हुई हैं, एक एक करके हम डेट्स पे बात करेंगे। और दूसरा इन्होंने बोला है कि हम जो हमने 6 के 6 डिस्कस कर लिया, तो इस पे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि डेट्स क्या क्या इफेक्टिव हैं। तो सबसे पहला जो अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम जो हमने सबसे पहले देखा था, उसकी डेट है 1 फरवरी। तो इसमें अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये 1 फरवरी के बाद चालू होगा। और रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्पेड भी 1 के बाद चालू होगा। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू की बात है, ये उन सारे ऑप्शन बायर्स को जो 1 लॉट से काम करते हैं, उनके पास 1 फरवरी तक का टाइम है।
दूसरे वाले में भी 1 फरवरी तक का टाइम है, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड की ट्रीटमेंट पे भी बहुत ज़्यादा असर नहीं था। इंट्राडे मॉनिटरिंग तो अप्रैल 2025 के बाद होनी है, तो इसमें भी हमें सोचना नहीं है। वैसे रिटेलर को इससे बहुत ज़्यादा लेना देना भी नहीं है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव, ये 20 नवंबर से ही चालू हो जाएगा। तो ये बात हो गई। रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ये भी 20 नवंबर से चालू हो जाएगा। मतलब 20 नवंबर के बाद जो वीकली एक्सपायरीज हैं सारे इंडेक्स की खत्म हो जाएंगी, सिर्फ एक इंडेक्स बचेगा। ये इफेक्टिवली 20 नवंबर से चालू हो जाएगा। और इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज, जो भी हमने बात की, ऑप्शन सेलर को ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा, ये भी 20 नवंबर से चालू हो जाएगा। तो आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा नियम है उससे तो बहुत ज़्यादा किसी को फ़र्क पड़ना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइज से फ़र्क पड़ना है वो, और अपना जो ये जो दो नियम है इससे फ़र्क पड़ना है बहुत ज़्यादा। और तीसरे वाले से फ़र्क पड़ना है जो कि ऑप्शन सेल करते हैं 1-2 लॉट से। अब इससे ले दे के समझ में क्या आया है, वो ये समझ में आया है कि अभी तक वो सारे ट्रेडर्स जो इफ़ेक्टिवली डेली एक्सपायरी के हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाए थे, उनकी स्ट्रेटजीज में उनको बहुत चेंज करना पड़ेगा। बट इसमें आप एक चीज़ देखो, जो महीने का आखिरी हफ्ता होगा वो तो फिर भी सेम है, क्योंकि सारे ऑप्शन एक्सपायर कर रहे हैं। अगर अभी हम ये मान के चलते हैं कि डेज सेम है, मतलब आखिरी थर्सडे को निफ्टी होता है, आखिरी वेडनेसडे को बैंक निफ्टी होता है, अगर इसी हिसाब से अगर वो अरेंज कर देते हैं डेज को, क्योंकि ऑब्वियसली सेम डे नहीं करेंगे, थोड़ा तो वॉल्यूम उन्हें भी चाहिए, तो लगभग आखिरी हफ्ता तो एक हफ्ता तो सेम होगा। अब इसमें भी अभी और सर्कुलर आने बाकी हैं, NSE BSE को और क्लैरिफिकेशन देना बाकी है। वो करेंगे क्या, अभी वो उनकी और मीटिंग्स चल रही है। दूसरा, जो पैसिव ट्रेडर्स थे उनके लिए कोई इशू नहीं है। जो उन लोगों ने मंथली ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज बनाई हुई थी, जो दूर दूर के और फार डेटेड एक्सपायरी के ऑप्शन बेचते थे, उन पे कोई असर नहीं है। और जनरली वो स्ट्रेटजीज मैंने देखी है कि 2-3% का अगर महीना किसी को रिटर्न निकालना है तो बहुत सारे लोग उस पर भी इफेक्टिवली काम कर देते थे, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज बहुत कम लगता है। आपने 5-10 ऑर्डर पूरे महीने के भेजने होते हैं, तो जहाँ एक नॉर्मल ऑप्शन बायर और सेलर महीने के हज़ारों ऑर्डर पंच कर देता है, वहाँ पे इफेक्टिवली ब्रोकरेज पे ही कंट्रोल हो जाता है। और सारी बात ये समझ में आ रही है कि ब्रोकर ट्रेडर से ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो अगर ट्रेडर ने ब्रोकरेज पे कंट्रोल कर लिया तो चांसेस प्रॉफिट के काफ़ी बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी से ट्रेडर्स जो हैं, अगर उनको ऑप्शन सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है, तो वो मंथली एक्सपायरीज पे अगर काम करना शुरू कर देंगे तो इन पूरे नियमों का बहुत ज़्यादा असर उसके ट्रेडिंग स्टाइल पे नहीं पड़ेगा। धीमे धीमे अगर इस सर्कुलर्स में और कुछ ऐड ऑन होता है तो फिर हम और बात करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।